गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं श्रीमती शोभना अग्रवाल, प्रवक्ता रसायन विज्ञान, राजकीय कन्या इंटर कॉलेज देवला सहारनपुर में कार्यरत हूँ। बच्चों, आज मैं आपको रसायन विज्ञान विषय में पाठ 14 जैव अणु विषय पढ़ाने जा रही हूँ। जैव अणु का आज हमारा मुख्य टॉपिक होगा कार्बोहाइड्रेट। तो आइए कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। इस टॉपिक को पढ़ने से पहले बच्चों हम पूर्व अध्ययन करेंगे। इस पूर्व अध्ययन में आपको कार्बनिक रसायन जो आपने चैप्टर पढ़े पीछे उनके विषय में जानकारी जरूरी है, उनसे संबंधित क्रियात्मक समूह और कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं का अध्ययन बहुत जरूरी है। तत्पश्चात आज इस चैप्टर का जो हमारा मुख्य उद्देश्य होगा वो कार्बोहाइड्रेट का अध्ययन होगा। इस कार्बोहाइड्रेट के अध्ययन के पश्चात आप कार्बोहाइड्रेट के अभिलाक्षणिक गुण और उसका वर्गीकरण बता सकेंगे। ग्लूकोज की विवृत तथा चक्रीय संरचना के आधार पर उसकी रासायनिक अभिक्रियाओं को स्पष्ट कर पाएंगे। आज के हमारे प्रमुख शिक्षण बिंदु रहेंगे जैव अणु, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण, मोनोसेक्राइड जिसमें हम ग्लूकोज के विषय में पढ़ेंगे, ग्लूकोज को बनाने की विधियाँ, ग्लूकोज की संरचना जिसमें हम विवृत और चक्रीय संरचना का अध्ययन करेंगे। अभी हम सबसे पहले जैव तंत्र और जैव अणु विषय में पढ़ेंगे। जैव तंत्र अनेक जटिल जैव अणु जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल, लिपिड आदि से मिलकर बनता है। ये जैव अणु आपस में अन्योन्य क्रिया करते हैं और जैव प्रणाली का आणविक आधार बनाते हैं। इसके अतिरिक्त विटामिन व खनिज लवण भी जीवों की कार्यप्रणाली में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सबसे पहले जैव तंत्र क्या है? जैव तंत्र, जैव माने जीवित, यानी जो भी हमारे पेड़ पौधे हैं, जंतु हैं और मनुष्य, इसके अलावा जितने भी सूक्ष्म जीव हैं, ये सभी हमारे जैव तंत्र में शामिल हैं और ये सभी जैव अणुओं से मिलकर बने होते हैं। जैव अणु वे जटिल निर्जीव कार्बनिक पदार्थ हैं जो जीवन का आधार बनाते हैं और जीवित प्राणियों की सारी क्रियाओं के लिए उत्तरदायी होते हैं। ये जैव अणु हमारे शरीर की कोशिका तैयार करते हैं और इन कोशिकाओं से ही हमारा पूरा शरीर तैयार होता है। अब बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट की। कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट मीन्स कार्बन के हाइड्रेट, ये इसका बहुत पुराना नाम है। कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बने हुए प्राकृतिक कार्बनिक पदार्थ हैं। कार्बोहाइड्रेट मेनली पेड़ पौधों से प्राप्त होते हैं और ये कार्बन के हाइड्रेट्स हैं। अतः इनका सामान्य सूत्र CxH2O का होल Y था, लेकिन हमारे बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट इस सूत्र में फिट नहीं हो पा रहे थे और कुछ कार्बोहाइड्रेट ना होते हुए भी इस सूत्र में फिट थे। जैसे एसिटिक अम्ल CH3COOH, वो एक कार्बोक्सिलिक अम्ल होते हुए भी कार्बोहाइड्रेट के इस फॉर्मूले में फिट है, जबकि रेमिनोज एक कार्बोहाइड्रेट होते हुए भी इस फॉर्मूले में फिट नहीं हो पा रहा है। अतः इस परिभाषा को बदलकर वर्तमान में एक नई परिभाषा पढ़ी जाती है जो निम्नवत है। कार्बोहाइड्रेट ध्रुवण घूर्णक पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड अथवा कीटोन अथवा उन यौगिकों की तरह हैं जो जल अपघटन के उपरांत इस प्रकार की इकाइयाँ देते हैं। इसका मतलब है कार्बोहाइड्रेट ध्रुवण घूर्णक। ध्रुवण घूर्णक का मतलब है कि जो समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को या तो दाईं ओर या बाईं ओर घुमा सकें। पॉलीहाइड्रोक्सी का मतलब है, पॉली मीन्स बहुत सारे, यानी जिसमें बहुत सारे OH समूह हैं और एक एल्डिहाइड है, अथवा बहुत सारे OH समूह हैं और एक कीटोन समूह है, अथवा उन यौगिकों की तरह हैं जो जल अपघटन के उपरांत इस तरह की इकाइयाँ बना रहे हैं। उदाहरण ग्लूकोज, इक्षु शर्करा, स्टार्च आदि। कार्बोहाइड्रेट को हम सैकराइड भी कहते हैं। अब बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट को हम सैकराइड क्यों कहते हैं। क्योंकि कार्बोहाइड्रेट का
ग्रीक में सैक्रोन को शर्करा कहते हैं। शर्करा मीन्स मीठे, यानी जो स्वाद में मीठे होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट हैं, यानी जो स्वाद में मीठे हैं वो शर्करा कहलाते हैं। जैसे मीठे हमारे कौन से कार्बोहाइड्रेट हैं? एक तो सुक्रोज, सुक्रोज जिसे हम अपनी देशी भाषा में घरेलू चीनी कहते हैं, जो हमें गन्ने के रस से मिलती है, जो हमारी इक्ष्ु शर्करा है। और लैक्टोज जो हमारी दूध से मिलने वाली शर्करा है। अब हम करते हैं कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण। कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण निम्न आधार पर किया गया है। नंबर 1, जल अपघटन पर व्यवहार के आधार पर वर्गीकरण। नंबर 2, अपचयन व्यवहार के आधार पर वर्गीकरण। यानी कार्बोहाइड्रेट के कितने टाइप होंगे वो डिपेंड करेगा, एक तो उसका जल अपघटन किस प्रकार है और दूसरा उसका अपचयन व्यवहार कैसा है। पहला वर्गीकरण हमारा जल अपघटन के व्यवहार के आधार पर है, जिसमें हमारे कार्बोहाइड्रेट को 3 भागों में बांटा गया है। पहला भाग मोनोसेक्राइड, दूसरा भाग ओलिगोसेक्राइड और तीसरा भाग है पॉलीसेक्राइड। सबसे पहले बात करते हैं मोनोसेक्राइड की। मोनो माने होता है बच्चों एक, यानी वो कार्बोहाइड्रेट जो और सरल यौगिक में जल अपघटित नहीं किया जा सकता वो कहलाता है मोनोसेक्राइड। इसके उदाहरण हैं ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज और राइबोज। ग्लूकोज और फ्रक्टोज इन दोनों का सूत्र C6H12O6 है, राइबोज का सूत्र C5H10O5 है। अब बात करते हैं ओलिगोसेक्राइड की। ओलिगोसेक्राइड वो कार्बोहाइड्रेट है जो जल अपघटन के पश्चात 2 से 10 इकाइयाँ मोनोसेक्राइड की देता है। जैसे उदाहरण हैं सुक्रोज, लैक्टोज, जिनका सामान्य सूत्र C12H22O11 है। यहाँ हम देख रहे हैं सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज, इन तीनों का सूत्र एक ही है। ये तीनों डाइसेक्राइड हैं। डाइसेक्राइड माने ये जल अपघटन के पश्चात 2 मोनोसेक्राइड देते हैं। तीसरे नंबर पर है पॉलीसेक्राइड। पॉली मीन्स मैनी, यानी जो कार्बोहाइड्रेट जल अपघटन के बाद बहुत सारी संख्या में मोनोसेक्राइड देता है वो कहलाता है पॉलीसेक्राइड। उदाहरण स्टार्च, सेलुलोज, इन दोनों का सूत्र एक है C6H10O5 का होल N। ये पॉलीसेक्राइड स्वाद में मीठे नहीं होते, इसलिए हम इन्हें अशर्करा कहते हैं। अगला वर्गीकरण हमारा अपचयन व्यवहार के आधार पर है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट को 2 भाग में बांटा गया है। पहला है अपचायी शर्करा और दूसरा है अनपचायी शर्करा। अपचायी शर्करा कौन सी होती हैं? जो टॉलन अभिकर्मक और फैलिंग विलयन को अपचयित कर देती हैं। जैसा कि आपने पिछले चैप्टर्स में पढ़ा कि टॉलन अभिकर्मक और फैलिंग विलयन को अपचयित करने वाले एल्डिहाइड होते हैं। तो हम देख रहे हैं सभी मोनोसेक्राइड, माल्टोज, लैक्टोज ये कार्बोहाइड्रेट अपचायी शर्करा हैं, क्योंकि ये टॉलन अभिकर्मक और फैलिंग विलयन को अपचयित कर रहे हैं। अनपचायी शर्करा ये कार्बोहाइड्रेट जो टॉलन अभिकर्मक तथा फैलिंग विलयन को अपचयित नहीं करते हैं, जैसे कि सुक्रोज। अब बात करते हैं मोनोसेक्राइड की। क्रियात्मक समूह की उपस्थिति के आधार पर मोनोसेक्राइड को 2 वर्गों में बांटा गया है। पहला है एल्डोज और दूसरा है कीटोज। एल्डोज जिसमें एल्डिहाइड समूह उपस्थित है, उदाहरण एल्डोहेक्सोज। एल्डोहेक्सोज का उदाहरण है ग्लूकोज। यानी जिनमें एल्डिहाइड समूह है उसे हम एल्डोज बोल रहे हैं, और दूसरा जिसमें कीटोन समूह है उसे हम कीटोज कह रहे हैं। इसका उदाहरण है कीटोहेक्सोज। ये जो दोनों उदाहरण हैं इसमें हमारे 6 कार्बन वाली शर्करा ली गई हैं, जिसमें एल्डिहाइड समूह है वो एल्डोज और जिसमें कीटोन समूह है कीटोज, और इनके उदाहरण हैं ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज। ग्लूकोज एक एल्डोहेक्सोज है। अभी पीछे बताया है कि एल्डोहेक्सोज मीन्स जिसमें एल्डिहाइड समूह है और 6 कार्बन उपस्थित हैं, जिसे हम डेक्सट्रोज भी कहते हैं। अब आता है क्वेश्चन, ग्लूकोज को डेक्सट्रोज क्यों कहते हैं? क्योंकि बच्चों ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, क्योंकि ये समतल ध्रुवित प्रकाश को राइट साइड घुमाता है, इसलिए इसे हम डेक्स्ट्रो रोटेटरी और इसका नाम डेक्सट्रोज कहते हैं। यह प्रकृति में मुक्त तथा संयुक्त अवस्था में मिलता है। यह मीठे फल, शहद तथा पके अंगूर में बहुत अधिक मात्रा में मिलता है। ग्लूकोज मुक्त और संयुक्त दोनों ही अवस्था में मिलता है। काफ़ी फलों में ये मुक्त अवस्था में है और संयुक्त अवस्था से अभी हम इसे प्राप्त करेंगे।
अब बात करते हैं बनाने की विधियां। सबसे पहले सुक्रोज इक्षु शर्करा से। सुक्रोज गन्ने के रस से प्राप्त शर्करा है। सुक्रोज को तनु HCl अथवा H2SO4 के साथ एल्कोहलिक विलयन में क्वथन करने पर ग्लूकोज व फ्रक्टोज समान मात्रा में बनते हैं। सुक्रोज का फॉर्मूला C12H22O11। जब इसका जल अपघटन किया किसी अम्ल की उपस्थिति में, अम्ल हम तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या तनु सल्फ्यूरिक अम्ल कोई सा भी अम्ल ले सकते हैं, तो हमें ग्लूकोज और फ्रक्टोज का एक समान मात्रा में मिश्रण प्राप्त होता है। दूसरा स्टार्च से। जब हमें बहुत बड़े पैमाने पर यानी औद्योगिक स्तर पर ग्लूकोज बनाना होता है तो हम उसे स्टार्च के जल अपघटन से प्राप्त करते हैं। स्टार्च का सूत्र है C6H10O5 का होल N। इसमें हमने N अणु जल के मिलाए यानी इसका जल अपघटन किया अम्ल की उपस्थिति में 393 केल्विन ताप पर और 2 से 3 वायुमंडलीय दाब पर, तो हमें N अणु ग्लूकोज के प्राप्त होते हैं, जैसा कि पहले बताया गया है। अब बात करते हैं ग्लूकोज की संरचना की। ग्लूकोज का सूत्र C6H12O6 है। तो इसकी संरचना में हमारे 6 कार्बन बिल्कुल एक सीधी चेन में अरेंज्ड हैं। इसमें एक एल्डिहाइड समूह है, सबसे पहले कार्बन पर CHO है, बाकी 5 इसमें हाइड्रोक्सिल समूह हैं। इसीलिए हम कार्बोहाइड्रेट को बोलते हैं पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन, जिसमें ये पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है। यह संरचना निम्नलिखित प्रमाणों पर आधारित है। नंबर 1, इसका आणविक सूत्र C6H12O6 है। नंबर 2, 6 कार्बन परमाणु की ऋजु श्रृंखला। ऋजु माने सीधी, यानी जो हमारा ग्लूकोज है इसमें 6 के 6 कार्बन एक सीधी चेन में लगे हुए हैं। कैसे प्रूव करेंगे कि हमारे ग्लूकोज में 6 कार्बन एक ऋजु श्रृंखला में है? बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। तो हम प्रूव करने के लिए ग्लूकोज को HI तथा लाल फास्फोरस के साथ लंबे समय तक गर्म करते हैं और लंबे समय तक गर्म करने पर यह N-हेक्सेन देता है। आइए रिएक्शन देखते हैं। ये ग्लूकोज है, CHO, CHOH का होल 4, CH2OH। जब हमने इसमें लाल फास्फोरस और HI के साथ इसे बहुत लंबे समय तक गर्म किया, HI एक यहाँ पर अपचायक का कार्य करेगा, यानी ग्लूकोज का अपचयन हो जाएगा। अपचायक मीन्स जो उसे H देगा और हमें N-हेक्सेन प्राप्त होता है। तो ये N-हेक्सेन, N मीन्स होता है सीधी श्रृंखला। तो इससे प्रूव होता है कि जो हमारा ग्लूकोज है उसमें सारे कार्बन के परमाणु एक सीधी श्रृंखला में लगे हुए हैं। नंबर 3, कार्बोनिल समूह की उपस्थित यानी CO समूह इसमें मौजूद है। इसे कैसे सिद्ध करेंगे? तो जब हम ग्लूकोज की अभिक्रिया हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ कराते हैं तो हमें ऑक्सिन प्राप्त होता है, और जब ग्लूकोज की अभिक्रिया हाइड्रोजन साइनाइड के साथ कराते हैं तो साइनोहाइड्रिन प्राप्त होता है। ये दोनों ही अभिक्रिया से यह सिद्ध होता है कि हमारे ग्लूकोज में एक कार्बोनिल समूह उपस्थित है। देखिए रिएक्शन, जो हमारा ग्लूकोज है NH2OH से क्रिया करके बना रहा है ऑक्सिन। ऑक्सिन में जो हमारा O डबल बॉन्ड से जुड़ा होता है उसकी जगह हमारा NOH आ जाता है, और ये O यहाँ के H2 से हटकर निकल जाता है। और ये अभिक्रिया हमने पीछे एल्डिहाइड चैप्टर में भी पढ़ी थी, जिसे हम बोलते हैं एडिशन विद एलिमिनेशन, यानी योगात्मक और निराकरण दोनों एक साथ हैं। दूसरी अभिक्रिया में HCN का योग है, जिसमें हमारा O डबल बॉन्ड वाला है, जिसमें O के पास हमारा ये H पार्ट पहुंच जाता है और कार्बन के पास ये CN यानी साइनो ग्रुप लग जाता है, और ये पूरा जो अभिकर्मक यानी ये एक एडिशन अभिक्रिया है, योगात्मक अभिक्रिया है, जिसमें साइनोहाइड्रिन प्राप्त होता है। नंबर 4, एल्डिहाइड समूह की उपस्थिति। सिद्ध करेंगे कि हमारे ग्लूकोज में एक एल्डिहाइड समूह है। तो जब ग्लूकोज की अभिक्रिया ब्रोमीन जल से कराते हैं, जो कि एक दुर्बल ऑक्सीकारक है, तो ग्लूकोज ऑक्सीकरण होने पर ग्लूकोनिक अम्ल देता है। ये अभिक्रिया सिद्ध करती है कि हमारे ग्लूकोज में एक एल्डिहाइड समूह है। देखते हैं, ब्रोमीन जल एक ऑक्सीकारक है, ये नवजात ऑक्सीजन देता है। तो जो हमारा CHO यानी एल्डिहाइड समूह है
वो COOH यानी कार्बोक्सिलिक समूह में बदल जाता है। तो इस अभिक्रिया से हम सिद्ध करेंगे कि हमारे ग्लूकोज में एक एल्डिहाइड समूह उपस्थित है। नंबर 5 हाइड्रोक्सिल समूह की उपस्थिति। ग्लूकोज में 5 हाइड्रोक्सिल समूह हैं। इसे सिद्ध करने के लिए हम ग्लूकोज की अभिक्रिया एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ कराते हैं। एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ एसिटिलीकरण कराने पर ग्लूकोज पेंटा एसीटेट प्राप्त होता है। ये ग्लूकोज पेंटा एसीटेट का बनना प्रदर्शित करता है कि ग्लूकोज में 5 हाइड्रोक्सिल समूह मौजूद हैं। जो हमारा CHO है यानी जो एल्डिहाइड है वो अब एज इट इज़ है, यानी वो चेंज नहीं हो रहा है, जबकि जो हाइड्रोक्सिल समूह है इस बार हाइड्रोक्सिल समूह प्रतिभाग कर रहा है। तो यहाँ पर हाइड्रोक्सिल समूह से H हटेगा और उसकी जगह एसिटिल ग्रुप यानी COCH3 ग्रुप आएगा। तो यहाँ पर हमारे 5 OH समूह होने से हमारे 5 एसिटिल समूह आएंगे और ये हमारा तैयार होगा ग्लूकोज पेंटा एसीटेट, जो यह प्रदर्शित करेगा कि हमारे ग्लूकोज में 4 और एक 5 हाइड्रोक्सिल समूह मौजूद हैं। नंबर 6 प्राथमिक एल्कोहलिक समूह की उपस्थिति। ग्लूकोज में एक CH2OH यानी एक प्राइमरी एल्कोहलिक समूह है। इसे सिद्ध करने के लिए हम ग्लूकोज की अभिक्रिया नाइट्रिक अम्ल के साथ कराते हैं। नाइट्रिक अम्ल एक प्रबल ऑक्सीकारक है, तो ग्लूकोज नाइट्रिक अम्ल द्वारा ऑक्सीकरण से डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल सैकरिक अम्ल बनाता है। यह ग्लूकोज में प्राथमिक एल्कोहलिक समूह की उपस्थिति को दर्शाता है। रिएक्शन देखते हैं। यहाँ पर जो हमारा प्रथम CHO यानी एल्डिहाइड समूह है वो ऑक्सीकरण करने के बाद COOH यानी कार्बोक्सिलिक अम्ल में बदल चुका है, और साथ ही जो हमारा छठा कार्बन है जिस पर CH2OH है यानी ये हमारा प्राइमरी एल्कोहलिक समूह है। प्राइमरी मीन्स जिस हाइड्रोक्सिल समूह का कार्बन सिर्फ एक कार्बन से जुड़ा है वो प्राइमरी कहलाता है, जबकि इसमें 4 सेकेंडरी एल्कोहलिक समूह हैं। तो ये दोनों ही हमारे COOH यानी कार्बोक्सिलिक अम्ल में बदल चुके हैं, यानी सैकरिक अम्ल का निर्माण हुआ है। अब बात करते हैं ग्लूकोज के विन्यास की। अभी हमने ग्लूकोज की 6 रिएक्शंस पढ़ी। इसके अनेक गुणों के अध्ययन के उपरांत फिशर ने विभिन्न OH समूह की सही त्रिविमीय व्यवस्था को दर्शाया कि किस तरह से जो इसमें 5 हाइड्रोक्सिल समूह हैं वो ग्लूकोज में अरेंज्ड हैं। तो सबसे पहले CHO पहला कार्बन, दूसरा कार्बन CHOH, तीसरा CHOH, चौथा CHOH, पांचवा CHOH और लास्ट वाला है CH2OH, यानी 6 के 6 कार्बन एक सीधी श्रृंखला में लगे हुए हैं और 4 कार्बन पर यहाँ पर HOH दाईं और बाईं तरफ लगा हुआ है और लास्ट में है C पर CH2OH, यानी ये प्राइमरी है और बाकी ये चारों सेकेंडरी हैं। अब इसका नाम D प्लस ग्लूकोज लिखा हुआ है। यहाँ पर जो D है वो दर्शा रहा है कि जो सेकेंड लास्ट कार्बन है ये फर्स्ट कार्बन है और ये लास्ट है, यानी 1 2 3 4 5 6 और 6 कार्बन पर यानी 5th पर देखें तो जो हमारे 5वें पर OH है वो हमारा राइट में यानी कि दाईं ओर लगा हुआ है और दाईं ओर दर्शाता है D को, यानी D इसका विन्यास दर्शा रहा है, जबकि जो प्लस है वो इसकी दक्षिण ध्रुवण गुणकता को निरूपित कर रहा है। अभी पहले बताया कि दक्षिण ध्रुवण गुणक यौगिक वे हैं जो समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को दाईं ओर घुमा रहे हैं। ग्लूकोज की चक्रीय संरचना यानी साइक्लिक स्ट्रक्चर। अभी हमने ग्लूकोज की संरचना नंबर 1 पढ़ी जो उसकी एक विवृत श्रृंखला संरचना थी, यानी ओपन चेन स्ट्रक्चर थी, जिसमें हमने अधिकांश गुणों को पढ़ा, यानी उस संरचना ने ग्लूकोज के अधिकांश गुणों को स्पष्ट किया, परंतु निम्नलिखित अभिक्रियाएं एवं तथ्य इस संरचना द्वारा स्पष्ट नहीं होते। पहला, ग्लूकोज शिफ्ट परीक्षण नहीं देता, यानी शिफ्ट टेस्ट नहीं देता, यानी शिफ्ट रिएजेंट डालने पर यह पिंक कलर नहीं देता और NOHSO3 के साथ योगज उत्पाद नहीं बनाता, यानी ये दोनों रिएक्शन नहीं हो रही हैं, जबकि कोई भी यौगिक जिसमें अगर एल्डिहाइड समूह है तो वो ये दोनों रिएक्शन देता है।
इसका मतलब है कि हमारे ग्लूकोज में एल्डिहाइड समूह अनुपस्थित है। दूसरा, ग्लूकोज का पेंटा एसीटेट जो अभी पीछे बनाया था, जब उसकी अभिक्रिया हाइड्रोक्सिलेमीन के साथ करी गई तो वो रिएक्शन नहीं कर रहा, यानी ग्लूकोज का पेंटा एसीटेट हाइड्रोक्सिलेमीन के साथ क्रिया नहीं करता, यानी जो प्रदर्शित कर रहा है कि इसमें मुक्त एल्डिहाइड समूह नहीं है। और तीसरा, ग्लूकोज के दो भिन्न क्रिस्टलीय रूप हैं, अल्फा और बीटा, जो इस ओपन चेन स्ट्रक्चर से समझाए नहीं जा सकते। ग्लूकोज की विवृत खुली श्रृंखला संरचना द्वारा उपरोक्त व्यवहार को नहीं समझाया जा सकता, अतः यह सुझाव दिया गया कि OH समूह में से एक CHO समूह से योगज द्वारा चक्रीय हेमी एसिटल संरचना बनाता है। यानी अभी जो हमने इसकी ओपन चेन स्ट्रक्चर पढ़ी उससे हमारा जो 3 व्यवहार थे वो समझ में नहीं आए, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं यहाँ पर साइक्लाइजेशन होगा और ग्लूकोज एक 6 सदस्यीय वलय बनाएगा। वलय मीन्स एक रिंग बनाएगा और जो साइक्लाइजेशन होगा वो कार्बन 1 से कार्बन 5 पर होगा और यह संरचना CHO समूह की अनुपस्थिति और ग्लूकोज के 2 रूप के अस्तित्व दोनों को समझा पाएगी। यानी अब हम बताएंगे कि ग्लूकोज किस तरह से एक चक्रीय संरचना में रहता है और इसके जो 2 रूप होते हैं यानी अल्फा और बीटा चक्रीय रूप, वो ग्लूकोज की विवृत श्रृंखला जो हमने अभी पहली संरचना पढ़ी उसके साथ साम्य में रहते हैं। अब आपको समझाते हैं किस तरह से ग्लूकोज का चक्रीकरण होगा। यहाँ पर हमारा पहला कार्बन और ये हमारा 5वां कार्बन, इन दोनों कार्बन से चक्रीकरण होगा, जिसमें हमारे 5वें कार्बन का जो हाइड्रोक्सिल समूह है उसका H पहले कार्बन जो कि एल्डिहाइड समूह है उसके O पर जाएगा, तो यहाँ OH यानी हाइड्रोक्सिल समूह में बदल जाएगा और ये जो O है ये दोनों पहले और 5वें में कॉमन हो जाएगा, यानी फर्स्ट और 5 पर ये हमारा साइक्लाइजेशन होगा, जिससे ये रूप हमारा बीटा बनेगा। और अगर हम इधर देखें तो ये हमारा अल्फा डी प्लस ग्लूकोज यानी ये अल्फा रूप है और इधर हमारा बीटा रूप है। तो हम देखते हैं कि इन दोनों रूप में क्या अंतर है। तो बस बच्चों, यहाँ पहले कार्बन पर जो OH है वो हमें दाईं ओर दिखाई दे रहा है, जबकि यहाँ पहले कार्बन का OH हमें बाईं ओर दिखाई दे रहा है। बाकी सब कुछ संरचना बिल्कुल सेम है, यानी हमारा जो OH ग्रुप का दाईं या बाईं ओर लगना ही इनके अल्फा और बीटा रूप को दर्शा रहा है। तो बच्चों ये ग्लूकोज के दोनों चक्रीय रूप में भिन्नता केवल C1 पर उपस्थित OH समूह के विन्यास में होती है। इसे हम एनोमरी कार्बन कहते हैं, यानी ये जो हमारा पहला कार्बन है जिस पर OH का विन्यास भिन्न हुआ है, ये हमारे दोनों, ये भी एनोमरी और ये भी एनोमरी कार्बन है, यानी ये जो कार्बन है ये एनोमरी कहलाएगा और इससे हमारे 2 रूप बनेंगे अल्फा और बीटा, जिसे हम अल्फा और बीटा एनोमरी कहते हैं। साथ ही पायरेन से समानता होने के कारण इस संरचना को पायरेनोज संरचना भी कहते हैं। यहाँ नीचे हमने पायरेन का संरचना दिखाई है। पायरेन में हमारा 5 कार्बन है और 1 ऑक्सीजन है, यानी ये एक हेटेरोसाइक्लिक यौगिक है जो 6 सदस्यीय है, यानी ये हेक्सागन रूप ले रहा है और हमारा जो ग्लूकोज ये अल्फा और बीटा ग्लूकोज संरचना में इसके जैसा ही दिखाई दे रहा है। इस संरचना को हमने अब इस तरीके से दिखाया है जिसे हम हावर्थ संरचना कहते हैं, क्योंकि ये हावर्थ द्वारा प्रतिपादित की गई थी। ये रूप है अल्फा डी प्लस ग्लूकोपाइरेनोज और ये रूप है बीटा डी प्लस ग्लूकोपाइरेनोज। अल्फा का मतलब है अगर हम इसको थोड़ा सा ऐसे कर दें, घुमा दें, तो हमारा OH नीचे आ जाएगा, यानी जब OH का विन्यास नीचे है तो अल्फा रूप है और जब ऊपर है तो वो बीटा रूप है। और D और प्लस ये अभी थोड़ी देर पहले बताए गए हैं। देखिए बच्चों, अब हम देखते हैं कि इस चैप्टर में आपने क्या सीखा। आपने सबसे पहले जैवणों के विषय में सीखा, फिर कार्बोहाइड्रेट और उसका वर्गीकरण, उसके पश्चात मोनोसैकेराइड जिसमें आपने ग्लूकोज और उसे बनाने की विधियाँ और साथ ही ग्लूकोज की विवृत और चक्रीय दोनों संरचना के विषय में पढ़ा। बच्चों, ये टॉपिक इस चैप्टर का बहुत ही एक अहम हिस्सा है जो एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा आता है। अब बच्चों लास्ट में थोड़ा सा प्रश्न अभ्यास कर लेते हैं।
जिसमें पहला प्रश्न है ग्लूकोज और सुक्रोज जल में विलेय हैं जबकि साइक्लोहेक्सेन तथा बेंजीन नहीं, समझाइए। तो बच्चों बताइए ग्लूकोज और सुक्रोज जल में विलेय क्यों हैं? तो इसका उत्तर है क्योंकि ये जल के साथ हाइड्रोजन बंध बना लेते हैं, इसलिए ये जल में विलेय हैं। और ये दोनों साइक्लोहेक्सेन और बेंजीन ये जल के साथ हाइड्रोजन बंध नहीं बना पाते, इसलिए ये जल में अविलेय हैं। दूसरा प्रश्न है मोनोसेक्राइड क्या होते हैं, जो आपको सबसे शुरू में पढ़ाया गया था, यानी वो कार्बोहाइड्रेट जो जल अपघटन होने पर और सरल यौगिकों में अपघटित नहीं होते हैं। नंबर 3, अपचायी शर्करा क्या होती हैं? अपचायी शर्करा वे शर्करा हैं जो टोलन अभिकर्मक और फेलिंग विलयन को अपचयित कर देती हैं। आप इनके साथ में इनके उदाहरण भी देंगे क्योंकि उदाहरण देना साथ में जरूरी होता है। आइए बच्चों अब कुछ गृह कार्य कर लेते हैं, जिसमें पहला प्रश्न है क्या होता है जब डी ग्लूकोज की अभिक्रिया निम्नलिखित अभिकर्मकों से कराते हैं? पहला है HI के साथ, दूसरा ब्रोमीन जल के साथ, तीसरा है HNO3 के साथ। तो बच्चों जब हमने तुम्हें ये पूरा टॉपिक आज पढ़ाया तो उसमें कार्बोहाइड्रेट की विवृत श्रृंखला के बारे में बताया, जिसमें हमने आपको समझाया कि कैसे विवृत श्रृंखला में शो करते हैं कि ग्लूकोज में एक 6 कार्बन की सीधी चेन है। इसमें पहली अभिक्रिया HI के साथ कराने पर हमें N-हेक्सेन प्राप्त होता है, क्योंकि HI एक अपचायक का कार्य करता है जो ग्लूकोज को N-हेक्सेन में बदल देता है। दूसरी अभिक्रिया में ब्रोमीन जल एक ऑक्सीकारक का कार्य करता है जो ग्लूकोज को ग्लूकोनिक अम्ल में बदल देता है, अर्थात उसका जो एल्डिहाइड समूह है वो कार्बोक्सिलिक समूह में बदल जाता है। और तीसरी अभिक्रिया HNO3 यानी नाइट्रिक अम्ल के साथ कराते हैं, जो कि एक प्रबल ऑक्सीकारक का कार्य करता है और यहाँ ग्लूकोज का एल्डिहाइड और साथ साथ प्राथमिक एल्कोहलिक समूह दोनों ही कार्बोक्सिलिक समूह में बदल जाते हैं और सैकरिक अम्ल प्राप्त होता है। अब इसका दूसरा प्रश्न करते हैं। ग्लूकोज की उन अभिक्रियाओं का वर्णन कीजिए जो इसकी विवृत श्रृंखला संरचना द्वारा समझाई नहीं जा सकती। तो इसके लिए बच्चों हमने तुम्हें ग्लूकोज की चक्रीय संरचना द्वारा समझाया कि कैसे ग्लूकोज इन 3 अभिक्रियाओं को नहीं करता, जिसमें पहला था ग्लूकोज शिफ्ट परीक्षण नहीं देता और NaHSO3 के साथ योगज उत्पाद नहीं बनाता। दूसरा था ग्लूकोज का पेंटा एसीटेट हाइड्रोक्सिलेमिन के साथ अभिक्रिया नहीं करता। और तीसरा पॉइंट था ग्लूकोज के 2 भिन्न क्रिस्टलीय रूप हैं, अल्फा तथा बीटा। तो बच्चों आज इस चैप्टर में हम इतना ही पढ़ेंगे। अब हम अगले कालांश में फिर मिलेंगे इसका शेष भाग लेकर, जिसमें हम आपको आगे डाइसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड और कार्बोहाइड्रेट के कार्य के विषय में पढ़ाएंगे। जब तक के लिए नमस्ते, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।